हमारी पॉलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताबों को डीकोड कर रहे हैं और भारत के संवैधानिक विकास को कवर कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा की थी। आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बेहद अहम और काफी जटिल मोड़ पर फोकस करेंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, ये वो मंच थे जहां लंदन में बैठकर भारत के भविष्य का खाका खींचने की कोशिश हुई। बिल्कुल। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इन सम्मेलनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो क्या बैकग्राउंड था, क्या पृष्ठभूमि थी जिसने ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई भारतीय नेताओं को लंदन बुलाकर बात करनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, ये जो 3 सम्मेलन हुए, ये नवंबर 1930 और दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुए। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें आयोजित किया था और इनका जो फौरी मकसद था वो था साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस पर चर्चा करना। अच्छा, और उसी के आधार पर भारत के लिए अगले संवैधानिक सुधार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, उनकी रूपरेखा तैयार करना। लेकिन हाँ, इसकी पृष्ठभूमि जैसा आपने पूछा वो काफी गहरी थी। कई घटनाएं थीं। एक तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, हाँ, मोन्टैग-चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, उसी में ये बात थी कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। फिर 1927 में साइमन कमीशन आया और उसका तो पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य था ही नहीं। साइमन गो बैक। एग्जैक्टली, वो नारे तो गूंज रहे थे। और इसी के जवाब में फिर भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी 1928 में। और साथ ही एक और बहुत बड़ी बात हुई, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। हाँ, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। बिल्कुल, अब लक्ष्य पूर्ण स्वराज था, संपूर्ण स्वतंत्रता। तो डोमिनियन स्टेटस वाली बात पीछे छूट रही थी। माहौल एकदम बदल गया था। हाँ। और फिर जनवरी 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नमक सत्याग्रह, जिसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया था। सही कहा। तो इस बढ़ते दबाव के बीच जो उस वक्त वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में एक घोषणा की थी। अच्छा, क्या घोषणा थी? उन्होंने कहा कि भाई भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेटस देना ही ब्रिटिश नीति का लक्ष्य है। और साइमन रिपोर्ट आने के बाद लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा संवैधानिक मुद्दों पर बात करने के लिए। और फिर आया मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, जिसके तहत कांग्रेस ने आंदोलन रोका और दूसरे सम्मेलन में भाग लेने पर हामी भरी। ओके। तो कुल मिलाकर उद्देश्य था भारत के लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय ढांचे पर विचार करना, प्रांतों में एक जिम्मेदार सरकार कैसे बने, अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा कैसे हो। और वो बड़ा पेचीदा सवाल, रियासतों का क्या होगा, उन्हें कैसे शामिल किया जाए। हाँ बिल्कुल, इन सब पर चर्चा करना ही मकसद था। तो माहौल वाकई काफी गरमाया हुआ था। एक तरफ पूर्ण स्वराज, दूसरी तरफ आंदोलन और ब्रिटिश सरकार पर बातचीत का दबाव। चलिए पहले सम्मेलन से शुरू करते हैं। कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन कौन लोग थे इसमें? पहला गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ और 19 जनवरी 1931 तक चला। ठीक है, लगभग 2 महीने। हाँ, और ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने। इसमें कुल मिलाकर 89 प्रतिनिधि थे, 89 डेलीगेट्स। काफी बड़ी संख्या है। हाँ, इनमें 58 तो थे ब्रिटिश भारत से, जैसे उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू थे, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान थे, दलित वर्गों के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और भी कई समुदायों और हितों के प्रतिनिधि थे। फिर 16 प्रतिनिधि थे भारत की रियासतों से, बीकानेर, भोपाल, पटियाला जैसी रियासतों के महाराजा, नवाब वगैरह। अच्छा। और 16 सदस्य थे ब्रिटिश राजनीतिक दलों के, 89 लोग। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी आवाज, शायद सबसे बड़ी आवाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो तो नहीं थी। हाँ, यही सबसे अहम बात थी पहले सम्मेलन की। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। क्यों? मतलब बुलाया नहीं गया था या वो खुद नहीं गए? बुलाया तो गया था, लेकिन कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। कारण कई थे। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, गांधी जी समेत ज्यादातर बड़े नेता जेल में थे। दूसरा, कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम पर राजी नहीं थी और ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेटस का भी कोई ठोस वादा नहीं कर रही थी। तो कांग्रेस को लगा कि बिना आजादी के साफ वादे के इस बातचीत का क्या मतलब। बात तो सही है।
तो फिर कांग्रेस के बिना ये बातचीत क्या बस एक फॉर्मेलिटी थी या फिर भी कुछ सीरियस मुद्दों पर चर्चा हुई? नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। मेन फोकस था भारत के लिए एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने पर, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों हों। हाँ बिल्कुल। फिर प्रांतों को स्वायत्तता देने, ऑटोनॉमी देने और वहाँ जिम्मेदार सरकार बनाने पर भी बात हुई। अल्पसंख्यकों के अधिकार, माइनॉरिटी राइट्स, ये एक बड़ा मुद्दा था। डिफेंस, फाइनेंस, इन सब पर भी बात हुई। एक अहम बात ये हुई कि जो रियासतों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने सिद्धांत रूप में फेडरेशन में शामिल होने पर सहमति जताई, मतलब प्रिंसिपली अग्री किया। अच्छा, लेकिन शर्त रखी होगी? हाँ, शर्त यही थी कि उनकी जो आंतरिक स्वायत्ता है वो बनी रहे। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस मंच का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने दलित वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचन मंडल और दूसरे सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा उपायों की जोरदार वकालत की। ये दिलचस्प है। रियासतें तैयार थे और अंबेडकर जी ने दलितों का मुद्दा मजबूती से रखा, लेकिन कांग्रेस तो थी नहीं। तो आखिर नतीजा क्या निकला? कोई ठोस फैसला हुआ? नतीजा मिला जुला रहा। मतलब थियोरी में एक फेडरल स्ट्रक्चर और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार पर एक आम सहमति सी बनती दिखी। लेकिन जैसा आपने कहा, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ही नहीं थी, तो उसके बिना कोई फाइनल समझौता या फैसला कैसे होता? हाँ, ये तो है। ब्रिटिश सरकार भी ये समझ रही थी कि कांग्रेस के बिना कोई भी हल अधूरा रहेगा। इसीलिए सम्मेलन के आखिर में प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने उम्मीद जताई कि भाई कांग्रेस अगले सम्मेलन में आएगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। वैसे ये पहला सम्मेलन करीब 68 दिन चला था और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सब कमेटीज भी बनी थीं, जैसे संघीय संरचना पर लॉर्ड सैंके की अध्यक्षता में और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर खुद मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। तो पहले सम्मेलन का अंत एक अधूरेपन के एहसास के साथ हुआ, कांग्रेस की गैर मौजूदगी के कारण। इसी कमी को पूरा करने की उम्मीद होगी फिर दूसरे गोल में सम्मेलन से। हाँ, ये कब हुआ और इसमें क्या खास था? बिल्कुल, दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ये भी लंदन में है। ठीक है। इस बार प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ गई थी, 107 हो गई थी। ओह, और इस सम्मेलन की सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक बात थी महात्मा गांधी की भागीदारी। हाँ, गांधी-इरविन पैक्ट के बाद। एग्जैक्टली। मार्च 1931 के पैक्ट के बाद कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित किया और गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र ऑफिशियल प्रतिनिधि बनकर लंदन पहुंचे। उनके अलावा डॉक्टर अंबेडकर, जिन्ना, सप्रू, जयकर जैसे नेता तो थे ही, रियासतों के प्रतिनिधि भी थे और इस बार महिला प्रतिनिधि भी महत्वपूर्ण थीं। हाँ, कौन कौन थी? सरोजनी नायडू भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थीं और बेगम जहां आरा शाहनवाज मुस्लिम महिलाओं का। अच्छा। ब्रिटिश पक्ष में मैकडॉनल्ड तो थे ही, भारत सचिव सैमुअल होरे भी थे और एक खास बात, विंस्टन चर्चिल भी थे। चर्चिल, वो तो भारत को कोई भी रियायत देने के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि मंच कैसा तैयार था। हाँ, गांधी जी की मौजूदगी, चर्चिल जैसे विरोधी, अंबेडकर, जिन्ना जैसे मुखर नेता, ये तो टकराव का पूरा स्टेज सेट था। किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस हुई इस बार? हाँ, यहीं पर असली मतभेद खुलकर सामने आए। चर्चा का जो सेंटर पॉइंट था वो पूरी तरह से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर आ गया। मतलब विधायिकाओं में किस समुदाय को कितनी सीटें मिले, कैसे मिले? हाँ, मुस्लिम, सिख, दलित, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, सबके प्रतिनिधित्व का सवाल। फेडरल स्ट्रक्चर की बारीकियां, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय, इन पर भी बहस हुई। गांधी जी ने तो सीधे सीधे भारत के लिए तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता या कम से कम पूरी तरह डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का समर्थन किया, लेकिन दलित वर्गों के लिए, जिन्हें वो हरिजन कहते थे, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कड़ा विरोध किया। क्यों? उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। ये अस्पृश्यता की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उसे और पक्का कर देगा। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर अड़े हुए थे। उनका मानना था कि इसी से दलित अपने असली प्रतिनिधि चुन पाएंगे और उनके राजनीतिक अधिकार सुरक्षित होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे मुस्लिम नेता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, रिजर्व्ड सीटें और दूसरी गारंटियों पर जोर दे रहे थे। सिख प्रतिनिधि भी अपने हितों की बात कर रहे थे। और रियासतें?
रियासतों ने अपनी वही पुरानी शर्तें दोहराई। हमारी आंतरिक स्वायत्ता की गारंटी दो तो हम संघ में आएंगे। तो कुल मिलाकर पूरा सम्मेलन सांप्रदायिक सवाल में उलझ गया। सहमति बनना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा। इतने बड़े बड़े नेता एक मेज पर बैठे थे, भारत के भविष्य की बात कर रहे थे, फिर भी समझौता क्यों नहीं हो पाया? क्या ये सिर्फ ईगो क्लैश था या मुद्दे ही इतने पेचीदा थे? ये ईगो से ज्यादा गहरे मतभेद थे, स्ट्रक्चरल, आइडियोलॉजिकल। हर समुदाय अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता था। गांधी जी एकता की बात कर रहे थे, लेकिन बाकी नेता अपने अपने समुदायों के लिए ठोस राजनीतिक गारंटी चाहते थे, जिस पर गांधी जी राजी नहीं थे। और ब्रिटिश सरकार, उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की सुलझाने की? ब्रिटिश सरकार ने भी इस गतिरोध को तोड़ने की कोई बहुत गंभीर कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ आलोचक तो मानते हैं कि उन्होंने इसे हवा दी, फूट डालो और राज करो वाली नीति। नतीजा ये हुआ कि दूसरा सम्मेलन भी बिना किसी समझौते के विफल हो गया। गांधी जी खाली हाथ बहुत निराश होकर भारत लौटे। और इसी विफलता के बाद प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने घोषणा की कि भाई, जब भारतीय नेता आपस में सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो ब्रिटिश सरकार ही अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर अपना फैसला सुनाएगी। और वही फैसला बना कम्युनल अवार्ड। बिल्कुल। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड सामने आया। इसने न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों वगैरह के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश माना और इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इसी अनशन का नतीजा था ऐतिहासिक पूना पैक्ट, है ना? बिल्कुल सही। गांधी जी के अनशन से पूरे देश में चिंता फैल गई। फिर मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी जैसे नेताओं की कोशिशों से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसमें क्या तय हुआ? इसमें अंबेडकर जी ने दलित वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग छोड़ दी। बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। अच्छा, मतलब कम्युनल अवार्ड से दुगनी से भी ज्यादा। हाँ, और केंद्रीय विधानमंडल में भी कुल सीटों का 18% उनके लिए आरक्षित किया गया, और ये सीटें जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत थीं। मतलब वोट सब हिंदू डालेंगे लेकिन उम्मीदवार सिर्फ दलित वर्ग से होगा। हाँ बिल्कुल। पूना पैक्ट ने भारतीय राजनीति और समाज पर बहुत गहरा असर डाला। वाकई दूसरे सम्मेलन की विफलता से एक बड़ा संकट खड़ा हुआ, लेकिन उसी संकट से पूना पैक्ट जैसा एक महत्वपूर्ण समाधान भी निकला। अच्छा, इस दूसरे सम्मेलन से जुड़ी कोई और रोचक बात, कोई फैक्ट जो याद रखने लायक हो? हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पूछ ली जाती हैं, जैसे गांधी जी लंदन SS राजपुताना नाम के जहाज से गए थे। ओके, SS राजपुताना। हाँ, ये सम्मेलन करीब 85 दिन चला था और इसमें अलग अलग मुद्दों के लिए कुल 8 सब कमिटीज थीं। गांधी जी की लंदन यात्रा और वहां उनके भाषण भी काफी चर्चा में रहे थे। तो दूसरा सम्मेलन भी एक तरह से असफल रहा, बल्कि उसने सांप्रदायिक खाई को शायद और चौड़ा कर दिया। पूना पैक्ट जरूर हुआ, लेकिन मूल समस्या तो बनी रही। अब आते हैं आखिरी यानी तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर। दूसरे की कड़वाहट के बाद इससे क्या उम्मीदें थीं और क्या हुआ इसमें? तीसरा और आखिरी गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। ये पहले दो के मुकाबले काफी छोटा और कह सकते हैं कम महत्वपूर्ण रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले सम्मेलनों की विफलता, देश में जो दमन चल रहा था और नेताओं का जो मोह भंग हुआ था, उसके कारण इसमें उत्साह बहुत कम था। सिर्फ 46 प्रतिनिधि ही शामिल हुए। सिर्फ 46? बहुत कम। हाँ। कांग्रेस ने तो फिर से बहिष्कार किया क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू हो गया था और सरकार का रवैया भी सख्त था। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी हिस्सा नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय लंदन में सेल्फ एक्साइल में थे, तो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व भी बस नाम का था। तो फिर कौन थे मुख्य लोग? मुख्य भारतीय प्रतिनिधियों में डॉक्टर अंबेडकर थे, तेज बहादुर सप्रू थे, MR जयकर थे और रियासतों के कुछ प्रतिनिधि थे। बस इस बार कोई महिला या लेबर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था। तो इतने कम लोग और मुख्य पार्टियां गायब, फिर यहाँ चर्चा किस बात पे हुई? कोई नया मुद्दा उठा? नहीं, कोई नया मुद्दा नहीं था। चर्चा मुख्य रूप से पिछले 2 सम्मेलनों में जो बातें उठी थीं, उन्हीं को एक तरह से फाइनल टच देने पर केंद्रित रही। जैसे कि?
जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल पहलू, केंद्र और प्रांतों के बीच पावर कैसे बटेगी, फेडरल फाइनेंस का सिस्टम क्या होगा, प्रांतीय संविधान कैसे दिखेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय क्या होंगे, इन सब पर बात हुई। रियासतों के फेडरेशन में शामिल होने की प्रक्रिया और शर्तों पर भी चर्चा हुई। क्योंकि ज्यादातर जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे उन पर तो पहले ही डेडलॉक हो चुका था। हाँ, तो इस सम्मेलन में बहस कम हुई, तकनीकी डिटेल्स पर चर्चा ज्यादा हुई। वो नतीजा क्या इस छोटे से सम्मेलन से कुछ ठोस निकला या ये भी बस एक औपचारिकता थी? देखिए, कम उपस्थिति और कांग्रेस जैसी मुख्य पार्टी के न होने से इसमें कोई बड़ा या नया फैसला तो नहीं हो सका। इसे काफी हद तक एक औपचारिकता ही मान सकते हैं। पर हाँ, इस सम्मेलन और पिछले 2 सम्मेलनों में जो भी चर्चा हुई, जो भी सहमति असहमति बनी, उसी के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर पब्लिश किया। अच्छा, व्हाइट पेपर, इसमें क्या था? इसमें भारत के लिए जो प्रस्तावित संवैधानिक सुधार थे उनका पूरा डिटेल्ड खाका था। फिर इसी व्हाइट पेपर पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद की एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनी, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर ब्रिटिश संसद में बिल पेश हुआ और आखिर में इसी लंबी प्रक्रिया से निकला भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, तो 1935 के एक्ट का रास्ता यहीं से बना? हाँ, एक तरह से तीसरे सम्मेलन ने उस प्रक्रिया को पूरा किया जो 1930 में शुरू हुई थी, भले ही उसमें खुद कोई बड़ा ड्रामा न हुआ हो। ये सबसे छोटा सम्मेलन था, सिर्फ 37 दिन चला। अध्यक्षता शुरू में मैकडॉनल्ड्स ने की, बाद में नए भारत सचिव सैमुअल होरे ने, और इसमें मुख्य रूप से 3 सब कमेटीज पर फोकस था: फेडरल फाइनेंस, फ्रेंचाइज, मताधिकार और रियासतें। ठीक है, तो तीनों सम्मेलनों की कहानी हमने समझ ली। उम्मीदें थी, टकराव हुए, विफलताएं मिली और अंत में एक बड़े अधिनियम की तरफ कदम बढ़े। अगर हम इन तीनों सम्मेलनों को एक साथ देखें तो भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में इनका ओवरऑल क्या महत्व है, क्या योगदान है? क्या ये सिर्फ फेलियर्स की एक सीरीज थी? नहीं, इन्हें सिर्फ विफलता कहना इनके असर को कम आंकना होगा। ये सच है कि ये फौरन कोई सर्वसम्मत हल नहीं निकाल पाए, लेकिन इनके दूरगामी परिणाम हुए। सबसे बड़ा और सीधा परिणाम तो यही था कि इन सम्मेलनों की चर्चाओं ने ही भारत सरकार अधिनियम 1935 की नींव रखी। जो आजादी से पहले हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक दस्तावेज था। बिल्कुल, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा। हालांकि वो लागू नहीं हो पाया क्योंकि रियासतें नहीं जुड़ी, और मताधिकार का भी विस्तार किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है जो दिलचस्प भी है और चिंताजनक भी। वो क्या? इन सम्मेलनों ने भारत के जो अंदरूनी मतभेद थे, खासकर हिंदू मुस्लिम और सवर्ण दलित विभाजन, उनको पूरी दुनिया के सामने ला दिया। खुलकर सामने आ गए। हाँ, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बहस। एग्जैक्टली। उस बहस ने सांप्रदायिक राजनीति को और मजबूत किया। मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हुई और कहीं ना कहीं इसने भविष्य में भारत के विभाजन के बीज भी बो दिए। इसने ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति को भी साफ साफ दिखाया। लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव पहलू भी था? हाँ, बिल्कुल था। इन सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था, सुधारों की जो धीमी गति थी, उसने भारतीय राष्ट्रवादियों को और एकजुट किया। अच्छा, कैसे? कि भाई आजादी सिर्फ दबाव बनाने से ही मिलेगी, बातचीत से नहीं। इस अनुभव ने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया, जिसका क्लाइमैक्स हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देखते हैं। और एक और बात, डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रभावी भागीदारी थी, उसने दलित वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दे को नेशनल एजेंडा के सेंटर में ला दिया, जिसका असर हमारे संविधान पर भी पड़ा। हाँ, बिल्कुल। आजाद भारत के संविधान में जो आरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रावधान है, उन पर इसका साफ असर दिखता है। तो असर काफी मिला-जुला, कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेयर्ड था। यानी इन सम्मेलनों का असर एक दोधारी तलवार जैसा था। एक तरफ संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो दूसरी तरफ विभाजन गहरे हुए, जिनका नतीजा बाद में भुगतना पड़ा। जाहिर है इतने विवादास्पद आयोजनों की आलोचना भी हुई होगी। क्या थी मुख्य आलोचनाएं? बिल्कुल, आलोचनाएं तो कई स्तरों पर हुई। सबसे पहली और सबसे बड़ी आलोचना तो यही कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पहले और तीसरे सम्मेलन में थी ही नहीं,
और दूसरे में भी सिर्फ एक प्रतिनिधि। तो उसके बिना फैसलों में पूरे भारत की मर्जी कैसे झलकती? सही बात है। दूसरी बड़ी आलोचना ब्रिटिश सरकार की नीयत पर थी। बहुत से भारतीय नेताओं और इतिहासकारों का मानना था कि अंग्रेजों ने जानबूझकर सांप्रदायिक मुद्दे को हवा दी, ताकि भारतीय आपस में लड़ते रहें और आजादी की मांग कमजोर हो जाए। हाँ बिल्कुल, फूट डालो और राज करो का क्लासिक इस्तेमाल। गांधी जी जैसे नेताओं ने सम्मेलन के एजेंडे की भी आलोचना की कि भाई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर इतना जोर क्यों, जबकि पूर्ण स्वतंत्रता का जो मूल मुद्दा है उसे टाला जा रहा है। प्रतिनिधित्व के तरीके पर भी सवाल उठे। ये जो प्रतिनिधि गए थे उन्हें आम जनता ने तो चुना नहीं था। हाँ, वो या तो सरकार ने नॉमिनेट किए थे या अलग अलग ग्रुप्स और रियासतों के प्रतिनिधि थे। हाँ, जिनमें ज्यादातर अभिजात वर्ग के लोग थे। आम भारतीय की आवाज तो वहां थी ही नहीं लगभग। तो कुल मिलाकर राष्ट्रवादी नजरिए से देखें तो ये सम्मेलन आजादी देने की कोई गंभीर कोशिश नहीं लगते थे, बल्कि सुधारों के नाम पर टाइम पास करने और भारतीयों को आपस में उलझाने की ब्रिटिश चाल ज्यादा नजर आते थे। ये आलोचनाएं काफी हद तक सही भी लगती हैं। अब जब हमने तीनों सम्मेलनों, उनकी पृष्ठभूमि, नतीजे, आलोचनाएं सब विस्तार से समझ लिया है, तो चलिए परीक्षा के नजरिए से खास तौर पर एमसीक्यूज और मेंस के लिए मुख्य तथ्यों को एक शिक्षक की तरह संक्षेप में एक लाइनर स्टाइल में दोहरा लेते हैं, ताकि आसानी से याद रहें। 3 सम्मेलन हुए। पहला नवंबर 1930 जनवरी 1931, दूसरा सितंबर दिसंबर 1931 और तीसरा नवंबर दिसंबर 1932। जगह तीनों लंदन में। कांग्रेस का बहिष्कार। याद रखिए, पहले और तीसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। गांधी जी की भागीदारी। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर। यह गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुआ था। प्रमुख मुद्दे क्या थे? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना, प्रांतों को ऑटोनॉमी देना और सबसे ज्यादा विवादित सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और अल्पसंख्यकों के अधिकार। प्रमुख परिणाम। दूसरे सम्मेलन की विफलता के बाद क्या आया? ब्रिटिश सरकार का कम्युनल अवार्ड, उसके विरोध में गांधी जी का अनशन और फिर पूना पैक्ट, गांधी अंबेडकर समझौता। और इन तीनों सम्मेलनों की चर्चाओं से ही अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 का ड्राफ्ट तैयार हुआ। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे में, डॉक्टर BR अंबेडकर तीनों में थे। ये महत्वपूर्ण है। मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, आगा खान, रियासतों के शासक और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। असफलता का मुख्य कारण, क्यों सफल नहीं हुए पूरी तरह? मुख्य रूप से सांप्रदायिक मुद्दे पर भारतीय नेताओं में सहमति नहीं बन पाई और कांग्रेस की गैर मौजूदगी पहले और तीसरे में। तो ये थी गोलमेज सम्मेलनों की पूरी कहानी। उम्मीदें थीं, टकराव थे और नतीजे दूर तक जाने वाले थे। ये सम्मेलन भारतीय संवैधानिक विकास के सफर में एक ऐसा पड़ाव थे जहां भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश तो हुई, पर रास्ते इतने अलग थे कि मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो गया। हाँ, भले ही ये अपने फौरी लक्ष्यों में असफल रहे हों, पर इन्होंने आने वाले दशकों की राजनीति और भारत के अंतिम संविधान की दिशा तय करने में यकीनन एक अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। अगर आप पूरी भारतीय राज व्यवस्था को इसी तरह विस्तार से एक के बाद एक समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। वहां आपको इंडियन पॉलिटी का स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड कवरेज मिलेगा। आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड पर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा या आप और किन विषयों पर ऐसी गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर मान लीजिए इन सम्मेलनों में किसी तरह सांप्रदायिक सहमति बन जाती तो क्या भारत का भविष्य कुछ और होता? क्या विभाजन टाला जा सकता था? या तब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कोई भी समझौता शायद नाकाफी होता? जरूर सोचिएगा इस पर।